डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनने बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो क्या हैं एक नॉवल फीचर्स हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो DPSPs हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ वो कौन से में पार्ट में इन द 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, सोशलिस्ट DPSP, गांधीयन DPSP और लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP। तो दे सीक टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जो वेलफेयर करे अपने सबॉर्डिनेट्स का। अनलाइक द फंडामेंटल राइट, DPSP जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब कि कोर्ट में जाके हम क्या कर सकते हैं, केसेस नहीं कर सकते कि इसने DPSP जो है लागू नहीं की। नॉन एनफोर्सेबल, नॉन ठीक है जस्टिसेबल इन नेचर, किसी भी स्टेट पे वो नहीं हो सकता है, केस नहीं हो सकता है कि इन्होंने जो है DPSP का पालन नहीं किया ऐसे करके। दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट, मतलब ये जो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को कंट्री कैसे चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। DPSP है वो ये भी बोलता है कि जो अल्कोहल है, जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बोलता है कि वेल्थ जो जमा होती है एक ही बंदे के पास वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये ऑन द ग्राउंड रियलिटी है? नहीं है। ठीक है, तो ये बस बताता है, डायरेक्शन देता है कि क्या कैसे होना चाहिए। और ड्यूटी ऑफ द स्टेट है टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स। द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड दैम इज द पॉलिटिकल एंड दैट इज द पब्लिक ओपिनियन। In the Minerva Mills case, that is 1980, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental right and the DPSP. Minerva Mills case एक वापस से एक बहुत important case जिसने क्या बोला, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ फाउंडेड ऑन द bedrock of balance between fundamental right and the DPSPs. ठीक है, बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारी वो ओरिजिनली नहीं प्रोवाइड की गई थी, वो आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1976 में आया था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी एक्ट में हमने क्या देखा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया था इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में? इन द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A. Specifies the constitution, national flag and national anthem to protect the sovereignty, unity and integrity of the country, to promote the spirit of the common brotherhood among the people, preserve the rich heritage of the composite culture. ये सब क्या ड्यूटीज़ हैं बंदे की जो इंडियन सिटीज़न है। फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज a reminder to citizens that while enjoying their rights, they also have to be quite conscious of the duties they owe to their country. Like the DPSP, the duties are also non-justiciable, non-enforceable. फिर आ गया हमारा a secular state. The Constitution of India stands for a secular state. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion. हमारा क्या है? सेक्युलर है हमारा स्टेट जो है, इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जिनका ऑफिशियल रिलीजन क्या है? हमारा क्रिश्चियनिटी। लेकिन इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, क्योंकि इंडियन स्टेट इज़ द सेक्युलर स्टेट। और ये भी जो वर्ड था सेक्युलर सोशलिस्ट इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री जो प्रेम्बल में था, ये भी ऐड हुआ था इन द 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, that is a mini constitution. Preamble secures to all the citizens of India liberty of belief, faith and worship.
स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला एक्ट है वो कौन सा? आर्टिकल 16 है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस and the right to freely profess, practice and propagate any religion. Article 25. Every religion, denomination or any its section shall have the right to manage its religious affairs. Article 26. Article 27 क्या कहता है? No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion. No religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state. मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? रिलीजन्स की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। Any section of the citizen shall have a right to conserve its distinct language, script और culture. कोई भी ट्राइब्स है, कोई भी ऐसी कंट्रीज़, ऐसी भी छोटी सी ट्राइब्स है जो क्या करना चाहती हैं? अपना कल्चर बचाना चाहती हैं, स्क्रिप्ट बचाना चाहती हैं, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बचाना चाहती हैं। दे हैव द राइट टू डू सो अंडर द आर्टिकल 29, दैट इज़ इट्स फंडामेंटल राइट है इनका। माइनॉरिटीज़ क्या होना चाहिए? राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30, ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44. द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म connotes a complete separation between the religion, the church and the state. This is a negative concept, secularism. एक क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है। अब देखिए नेगेटिव कंसेप्ट और पॉजिटिव कंसेप्ट क्या होता है। नेगेटिव कंसेप्ट किस POV से है? फ्रॉम द POV ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रॉम द स्टेट। क्योंकि नेगेटिव कंसेप्ट जो है उसमें क्या हो रहा है? जो पावर है, पावर छीनी जा रही है इससे और दी जा रही है किसको? टू द पीपल। तो इसीलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या द स्टेट एंड द गवर्नमेंट इट इज़ क्या? अ नेगेटिव कंसेप्ट। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल इट इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट। जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देती है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो भी उससे पावर लेती है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, that is giving equal respect to all the religions or protecting all religions equally. Is inapplicable। तो ये जो सेक्युलरिज्म का है, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, वो क्या है? एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखते हैं। तो ये क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो रिलीजन की पावर्स हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द रिलीजन, हम वो पावर किसको दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ था जब हमारी क्या बन रही थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी, तो तब रिजर्वेशंस थी किसके? मुस्लिम सीट्स, सिख सीट एंड जनरल सीट्स। ठीक है, जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया उसमें सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा, सिख पॉपुलेटेड एरिया उसमें सिर्फ सिख रिप्रेजेंटेटिव होगा, और एनी अदर एरिया, ठीक है, भले उसमें हिंदू मेजॉरिटी है, सिख मेजॉरिटी है या मुस्लिम मेजॉरिटी, कोई भी उसमें क्या बन सकता है? रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एक टेम्परेरी रिजर्वेशन दी हुई है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें पता है क्या होता है? द पावर टू वोट। Every citizen who is not less than 18 years of age has the right to vote without any discrimination of caste. ठीक है, 18 ईयर्स से ऊपर है तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। तो ये जो वोटिंग का एज था वो पहले कितना था? 21 ईयर्स था।
तो अब क्या किया गया, उसको हटा के कर दिया गया 18। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? इन द 1989 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। The introduction of universal adult franchise by the constitution makers was a bold experiment, highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and overwhelming illiteracy। जो सबसे पहले वोटिंग हुई थी कब हुई थी? 1952 में हुई थी सबसे पहले वोटिंग फॉर द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के लिए सबसे पहली वोटिंग कहाँ पे हुई थी? कब हुई थी? 1952 में हुई थी। किसके लिए? लोकसभा के लिए। तब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो था लागू किया गया था, जिसमें एज थी फॉर वोटिंग कितनी? 21। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ऑल्दो आवर लैंड इज़ फेडरल और ड्यूअल पॉलिटी है, तब भी जो हमारा क्या है? सिंगल सिटीजनशिप होगा। यूएसए में क्या है? ईच पर्सन इज नॉट ओनली यूएस सिटीजन बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ड्यूअल सिटीजनशिप है वहाँ पे। जैसे कोई टेक्सास का है तो उसकी टेक्सास की भी सिटीजनशिप होगी और उसकी क्या होगी? इंडिया की भी सिटीजनशिप होगी, सॉरी यूएस की भी सिटीजनशिप होगी। लेकिन इंडिया में विद अ पर्सन इज़ फ्रॉम इंडिया फ्रॉम एनी स्टेट, नॉनदलेस वो क्या है? एक इंडियन सिटीजन ही है। Thus he allows allegiance to both and enjoys the dual sets of rights, one conferred by the national government, other by the state government. In India, all citizens, irrespective of the state in which they are born, reside, enjoy the same political and civil rights. तो ये एक बहुत ही अच्छा concept है। All over the country, no discrimination is made between them. Despite the constitutional provisions for the single citizenship and uniform rights for all the people, it has been witnessing communal rights, class conflicts and caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स इंडिया में तब भी क्या होता है? कम्युनल राइट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स of the government but also establish certain independent bodies. They are envisaged by the constitution as the bulwarks of the democratic system. अब ऑटोनोमस बॉडीज़ कौन कौन सी इंडिया के पास? जैसे कि अपना इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऑटोनोमस क्यों? टू इंश्योर फ्री फेयर इलेक्शन। CAG दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी फ्री है। UPSC इट इज़ ऑल्सो ऑटोनोमस बॉडी। फिर उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी क्या है? एक ऑटोनॉमस स्टेट है, ऑटोनॉमस बॉडी है, सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ensures the independence of the bodies through various provisions like security of tenure, fixed service, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ पे? चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी एक्सपेंसेस होंगे चार्ज किस पे होंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। अब आ गया इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न यानी कि हमारा मेन आर्टिकल जो मुद्दे में होंगे कौन कौन से होंगे? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360। इमरजेंसी प्रोविज़न जैसे कि हमें पता है इन द ईयर 1975 इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दी थी? इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी लगाने का जो होता है एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जो कि दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम देखेंगे कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं विद द इमरजेंसी। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, मतलब हमने नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए क्या करना है? आर्टिकल 352 को रिवोक करना है। ठीक है, रिवोक नहीं, आई मीन उसको उजागर करना है। नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन किसकी वजह से होगा? आर्टिकल 352 की वजह से। स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल, जैसे कि लगा था JNK में, जिसकी एग्जांपल हमने ऊपर ही पढ़ी।
तो तब क्या लगा था प्रेसिडेंट रूल, तो तब कौन सा आर्टिकल इवोक हुआ था, आर्टिकल 356, ठीक है। हाँ जी, तो फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर तब होगा 365 ऑपोजिट। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होगी वो होगा आर्टिकल 360। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, स्टेट्स गवर्नमेंट go into total control of the center. It converts federal structure into unitary one without a formal amendment of the constitution. This kind of transformation of political system of federal during the normal times to unitary during the is a unique feature of the Indian constitution. इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही हम यूनिटरी कहेंगे ना ही हम फेडरल कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। 3-tier government. Indian constitution, like any other federal constitution, provided for the dual polity and contained provisions with regard to organization and powers. लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और हमारा जो एरिया इतना बड़ा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया, 3-tier गवर्नमेंट बना दी गई। यानी कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1992 3rd-tier गवर्नमेंट, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारा पंचायत ऐड किया गया था। तो ये जो पंचायत है, इट इज़ लोकल गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 gave constitutional recognition to the panchayats, rural local government, by adding new part ऐड किया गया था, part 9 in the new schedule, that is schedule 11 to the constitution. The part provides for a 3-tier government system of the panchayati raj in every state, that is the panchayats at the village, intermediate and district levels। 3-tier है, ठीक है। क्या है पंचायती राज विलेज में, इंटरमीडिएट जैसे तहसील, एंड देन तहसील्स को मिला के क्या बन गया हमारा डिस्ट्रिक्ट्स। फिर हमारा जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 1992 गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन टू द म्यूनिसिपैलिटीज़, दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारा पंचायत, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़, by adding a new part 9A or new schedule part 12 to the constitution. The part provides for 3 types of municipalities in every state, that is Nagar Panchayat for transitional area, municipal council for smaller urban area, municipal corporation for larger urban area. Cooperative societies, जो cooperative societies थी, ये क्या है हमारी वन ऑफ द मेजर चीज़ें हैं जो किसमें दी गई हैं, इन और DPSP की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, स्टेट का फ़ायदा होगा। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सेमी गवर्नमेंट होती है, तो उससे स्टेट का भी फ़ायदा होता है और पब्लिक का भी फ़ायदा होता है। वो किस में लाई गई थी, इन द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हुआ किसका, कोऑपरेटिव का। It made the right to form cooperative societies a fundamental right, Article 19। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत। इंक्लूडेड न्यू DPSP ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज आर्टिकल 43B। एडिट न्यू पार्ट 9B in the constitution which is entitled as the cooperative societies, article 243ZH से 243ZT। The new part, that is part 9B, contains various provisions to ensure the cooperative societies
in the country function in a democratic, professional, autonomous, economically sound manner. ठीक है. Empower the parliament in respect of multi-state cooperative society and state legislature in respect of cooperative societies to make appropriate law. अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म भी की गई काफ़ी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका. तो देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म की गई. तो इसमें से आपको याद होंगे एक सर जो थे, सर आइवर जेनिंग, आई गेस आइवर जेनिंग जो थे, उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है, वैसा है, घटिया है, ये वो. तो फिर उसके बाद उनको क्या किया गया, उनको बोला गया कि जाइए आप श्रीलंका का क्या बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए. आइवर जेनिंग्स थे, हाँ. उनको बोला गया कि जाइए आप, सीलॉन बोलते थे उस टाइम श्रीलंका को, वहाँ का क्या बनाइए आप, कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये सिर्फ 6 to 5 ईयर्स तक स्टेबल रख सका था. उसके बाद इसने पूरा डिस्टेबलाइज कर दिया था टू द बोन श्रीलंका को. ठीक है. तो हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे कि उन्होंने क्या किया, देश को सक्षम रखने के लिए इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि वो डिस्टेबलाइज ही नहीं हो पाया किससे भी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इट वाज कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो जिसका काम क्या था, मतलब कहते हैं कि जिसका काम क्या था कि टू डिस्टेबलाइज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या क्या था हमारा क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो बोल दिया उन्होंने कि हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, पैच वर्क है सेवरल डॉक्यूमेंट्स का. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अब क्रिटिसिज्म को क्या बोला कि वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनी थिंग्स न्यू इन ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. मोर देन 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. ठीक है. तो it has been followed by many countries reducing their constitutional to writing. What the scope of constitution should be has long been settled. Similarly, what the fundamentals of a constitution are recognized all over the world. Given these facts, all constitution in their main provisions must look similar. उन्होंने बोला कि सीधी सीधी बात जो बोली उनने, अब मेरी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स का और अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स का मतलब अलग तो नहीं हो जाएगा. मेरी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और ठीक है बाकी सारे प्रोविजंस का कोई मतलब अलग तो नहीं हो जाएगा जो अमेरिका का होगा या फ्रांस का होगा या जर्मनी का होगा. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम ऑन फ्रेमिंग न्यू थिंग्स विच मे रेंडर यूजलेस इन द फ्यूचर, हम क्यों ना ये करें कि हम क्या करें, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाएं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालें और हम क्या करें, एक उन्नति करें जल्दी में. इतनी जल्दी भी नहीं. इट टुक 2 years 8 months and 11 days to make the constitution. It took 1200 crore to make the constitution, but हमारा constitution is so perfect to the bone कि अभी तक हमारे constitution को डिस्टेबलाइज नहीं करा जा सका है. ठीक है. कंट्री में देखें, नेपाल का constitution डिस्टेबलाइज हो गया. ठीक है. बांग्लादेश में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है, अफ़गानिस्तान की कितनी बुरी हालत है. ठीक है. फिर उसके बाद श्रीलंका का कितनी बुरी हालत है, मलेशिया में कितनी बुरी हालत है. ठीक है. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो पॉलिटी हमारी गवर्नमेंट को कितना विदहोल्ड करके रखा है. ये भी बोला गया इट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. लेकिन ये बोलने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम अप्रॉक्सीमेटली 250+ ईयर्स तक हम पे रूल किया गया है बाय द, ठीक है, ब्रिटिश,
तो हमें एक्सपीरियंस किस चीज़ का होगा? ब्रिटिश पॉलिटी का एक्सपीरियंस होगा। तो हम बाकी चीज़ें क्यों सीखें भाई? जो हमारे पास पहले एक्सपीरियंस है उन्हीं का यूज़ करके हम क्यों ना आगे बढ़े और पीछे की बात को पीछे छोड़ दें। ठीक है, तो हर चीज़ का जवाब जो था वो सर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने क्या बोला? कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट और अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट। ठीक है, N श्रीनिवासन ने बोला यही। तो ये जो थे सर आइवर जेनिंग्स, जो क्या थे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। उन्हें बोला कि हाँ ये तो तुमने उठा के डाल दिया है, वोट टू वोट डाल दिया है, ऐसे करके। तो BR अम्बेडकर सर ने बोला कि एज टू एक्यूजेशंस दैट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज reproduced a good part of the provision of Government of India Act 1935, I make no apologies। मेरी कोई apologies नहीं है। I am sorry about it that the provisions taken from the Government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। अन इंडियन और एंटी इंडियन बोला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। काउंटर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अन इंडियन और एंटी इंडियन बोला गया था क्योंकि मतलब लोग कहने वाले बहुत कहते थे वी वांटेड द म्यूज़िक ऑफ वीणा और सितार, बट हियर वी हैव द म्यूज़िक ऑफ इंग्लिश मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे। कि मतलब जिस वे में इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एजुकेट किए गए थे, हमें उस वे में बता रहे हैं। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स थी जो बोली गई थी, स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, लेकिन आज देखिए हम वेस्ट को टक्कर देने में हमारी कोई कमी नहीं है कि हम वेस्ट को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे सकते। वी कैन डू 100% मोर देन देम। अन गांधीयन भी बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन को कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोले। तो ये जो थे के हनुमान थैया, इन्हें क्या बोला? दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज। लेकिन अंबेडकर ने नॉन पार्टिसिपेशन की इन द गांधीयन मूवमेंट एंड द एंटागोनिज्म टुवर्ड्स गांधीयन आइडियाज़। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि अंबेडकर जो है नॉन गांधीयन है, अन गांधीयन है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। एलिफेंटिन साइज यानी कि लार्ज साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस टाइम कितने थे? 390 के अराउंड आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे? 12 शेड्यूल्स थे, सॉरी पार्ट थे। कितने हमारे? बहुत सारे पार्ट थे और बहुत सारे शेड्यूल्स थे। लेकिन तब भी हमारा आर्टिकल ऐसा है कि उसको ऐसे ध्यान में रख के बनाया गया है कि फ्यूचर में कुछ भी बड़ी चेंज करने से पहले, बड़ी चीज़ हिलाने से पहले एक बहुत ही थॉरो रीडिंग हो, स्टडी हो। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, जैसे कि बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है? सिर्फ लॉयर्स और पॉलिटिशियंस हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया गया। लेकिन इसको भी फेस करते हुए, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने और बहुत सारे लॉयर्स ने और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ने बोला कि इट इज़ व्हाट इट इज़। एट द टाइम हम यही कर सकते हैं तो हम यही करेंगे। वी विल डू द बेस्ट इन आवर कैपेसिटी एंड विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एज गुड एज पॉसिबल। तो यहाँ पे ख़त्म हो हमारा सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, और चैप्टर ख़त्म हुआ। रीड इट और मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट होगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।